औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज बाय डॉक्टर उस्मान काज़मी। आज जिस डिज़ीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है चिकन पॉक्स। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चिकन पॉक्स एक वायरल डिज़ीज़ है और इसका वायरस वेरिसेला ज़ोस्टर है। वेरिसेला ज़ोस्टर ह्यूमंस में दो तरह की डिजीज़ काज करता है, एक चिकन पॉक्स और दूसरा हर्पीज ज़ोस्टर। चिकन पॉक्स आमतौर पर एक बच्चों की बीमारी है। आज हम चिकन पॉक्स डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशन, लैब फाइंडिंग्स, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी प्रोग्नोसिस और ये भी बताएंगे कि इस डिज़ीज़ से कैसे बचा जा सकता है। आमतौर पर छोटे बच्चों की बीमारी है। छोटे बच्चों में इसके अलामात निस्बतन बहुत कम होती हैं बड़ों की निस्बत और न्यूनेट्स की निस्बत और इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स की निस्बत, जिनमें इसकी डिजीज़ भी ज़्यादा होती है और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों में इसमें हल्का बुखार, जिस्म में दर्द और दाने निकलते हैं जो 10 से 20 दिन में ठीक हो जाते हैं आमतौर पर। इसके दाने किस किस्म के होते हैं? इसके दाने शुरू में हल्के सुर्ख रंग के होते हैं जो कि कुछ ही घंटों बाद ड्यू ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज पेटल का नाम भी देते हैं। यानी उनकी अपीयरेंस इस किस्म की होती है जैसे ड्यू के ड्रॉप्स रोज पेटल पे पड़े हों। और कुछ दिनों के बाद इसमें खुरंड आ जाती है, पीप के दानों के बाद खुरंड आ जाती है और वो 1 से 2 हफ्ते में खुरंड भी उतर जाती है और मुकम्मल तौर पे पेशेंट सेहतयाब हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। आम सब्जेक्ट्स में इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। ये डिजीज़ अपना 10 से 12 दिन का, 15 दिन का ड्यूरेशन पूरा करके ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकती हैं, जैसा कि न्यूनेट्स यानी कि इन्फेंट्स, प्रीटर्म्स बेबीज़, प्रेग्नेंट वुमेन और इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स। इनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, सेप्टेसीमिया, मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, एंडोकार्डाइटिस और बहुत सी और बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत है और पेशेंट को आमतौर पर दाखिल करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी लैब फाइंडिंग्स की। आमतौर पर इस डिज़ीज़ के लिए किसी लैब की इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपका फिजिशियन चाहता है तो वो आपको मुताबिक टेस्ट लिख कर दे सकता है। आमतौर पर जो इनके लिए टेस्ट लिखे जाते हैं उनमें CBC, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग, PCR ऑफ द स्क्रैपिंग ऑफ द लियंस, ये टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा एलिवेटेड वेरिसेला एंटीबॉडी टाइटर भी हो सकता है। वो आपके फिजिशियन की मर्जी है कि वो करवाना चाहता है या नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो करवाएंगे, नहीं तो ज़रूरत आमतौर पर नहीं होती। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो वो आपको बताए चलते हैं कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंट जैसा कि वायरल डिजीज़ है, अपना दौरानिया पूरा कर 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाती है। इसके लिए मरीज़ को आपको क्वारंटाइन करना पड़ता है, उसको साफ़ सुथरे माहौल में रखें। क्वारंटाइन इसलिए कि उससे बाकी लोगों को डिज़ीज़ ना फैले। सफाई का ख्याल करें। अगर मरीज़ को खारिश है तो उसके लिए एंटीहिस्टामीन्स जैसा कि लोराटिडिन, सिट्रीजिन वगैरह दी जा सकती है। नाखून मरीज़ के काट कर रखें ताकि नाखूनों से खारिश करने की वजह से दानों में ज़ख्म ना हो जाए। मरीज़ की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मरीज़ नहा भी सकता है। आम तौर पर एंटीवायरल्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका फिजिशियन चाहता है तो एंटीवायरल्स भी दिए जा सकते हैं। एंटीवायरल्स के बारे में बताता चलूँ कि आम मरीज़ों में एंटीवायरल्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़रूरत पड़ती है प्रेग्नेंट वुमेन में, प्रीटर्म्स में और वो अडल्ट्स जिनमें कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं, इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स में।
जिसमें एसाइक्लोविर और फैमसाइक्लोविर शामिल है। बात करें अगर इसकी प्रोग्नोसिस की, तो ये बीमारी टोटल 2 हफ्तों में अपना कोर्स कंप्लीट करके ख़त्म हो जाती है और मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है और अमवात का ख़तरा इसमें तकरीबन ना होने के बराबर है। इसलिए हम कहते हैं कि कंप्लीट रिकवरी एंड लिमिटेड कोर्स इज़ द रूल, यानी दौरानिया भी छोटा होता है और मरीज़ मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो जाता है। आपको बताते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। एक तो ये कि अगर आपको पता लगा है कि आपके स्कूल में कोई बच्चा है तो कोशिश करें उस बच्चे को आइसोलेट करें, घर भेजें, 2 हफ्ते तक कम से कम स्कूल ना जाए। घर में कोई मरीज़ है चिकन पॉक्स का तो उसको अलग कर दें और उसकी इयादत वो बंदा करे जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है या उसको ज़िंदगी में पहले कभी चिकन पॉक्स हुआ है। जिसको एक मरतबा ज़िंदगी में चिकन पॉक्स हो जाता है तो दोबारा होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं और इससे बचने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। वैक्सीन आम तौर पे शेड्यूल में शामिल होती है जो कि मुख्तलिफ पीडियाट्रिशन्स बच्चों को लगवाते हैं। इसकी 2 डोजेज़ लगाई जाती हैं, एक 1 साल की उम्र में और एक 4 से 6 साल की उम्र में, जिससे बच्चा तकरीबन फुली इम्यूनाइज्ड हो जाता है। बात करते हैं एक्सपोज पर्सनस की, वो जो चिकन पॉक्स पेशेंट के साथ रह रहे थे, अगर 5 दिन से उनको कम हुए हैं तो उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और अगर 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो वेरिसेला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाई जाएंगी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेग्नेंट खातून को भी लगाई जा सकती हैं क्योंकि वेरिसेला की वैक्सीन प्रेग्नेंट खातून को नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और लाइव वैक्सीन्स दौरान हमल नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स किन किन को लगाए जा सकते हैं? वो प्री टर्म बेबीज़ जो वक्त से पहले पैदा हो गए हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ और हमला ख़वातीन को ये लगाए जा सकते हैं। क्योंकि दौरान हमल हमने वैक्सीन नहीं लगाई थी, इस वजह से जैसे ही बच्चा डिलीवर हो तो खातून को डिस्चार्ज होने से पहले वैक्सीन की 1 डोज़ लगा दें और सेकंड डोज़ उसको 4 से 6 महीने के बाद लगाएं ताकि दोनों डोज कंप्लीट हो जाएं। वैक्सीन के बारे में एक बात मज़ीद बताता चलूँ कि अगर कोई शख्स 13 से 14 साल की उम्र में पहुँच गया है और उसको हमने वैक्सीन नहीं लगाई तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमें एहसास हो कि इसको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है तो फ़ौरन फर्स्ट डोज लगा दें और सेकंड डोज 4 से 6 बाद लगाएं। इस तरीके से 2 डोजेज़ कंप्लीट हो जाएंगी और वो भी इंशाल्लाह फुली इम्यूनाइज्ड हो जाएगा। आखिर में बात करते हैं हमला ख़वातीन में चिकन पॉक्स की पेचीदगियों की। अगर किसी खातून को दौरान हमल स्पेशली पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 6 माह में चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? उस खातून से पैदा होने वाले बच्चे की दौरान हमल ग्रोथ रुक जाएगी, उसका सिर छोटा रह सकता है, आंखें छोटी रह सकती हैं और उसके अलावा कैटरेक्ट भी हो सकता है। और अगर दौरान डिलीवरी किसी खातून को चिकन पॉक्स हो गया है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा शदीद बीमार पैदा हो सकता है जिसको न्यूनेटल केयर की ज़रूरत भी पड़ सकती है और उसके अलावा हामला खातून को भी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो बहुत शदीद बीमार हो सकती है और उसको भी एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।